इस मजेदार और रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए जो कि अपने घर में बैठकर किसी के लिए लेटर लिख रही थी। ये छोटी बच्ची किसी चीज से बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है और अब उसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने ये सारी बातें लेटर के अंदर लिख दी और अब शायद वो लड़की बिल्कुल भी जीना ही नहीं चाहती। हमें तो अब वही छोटी लड़की दिखाई गई जो अपने घर से बाहर निकलती है। उसका चेहरा जब दिखाया गया तो उसकी आंखें एकदम से पीली पड़ गई थी। दरअसल बात ये होती है कि वो छोटी लड़की एक वेम्पायर है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिचुएशन में वो क्या करे। थोड़ी ही देर में सूर्य की रोशनी सारी उसकी बॉडी पर पड़ने लगी और वो पूरी तरीके से जल जाती है। यानी ऑब्वियस बात थी कि वेम्पायर सूर्य की रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते। बट ये खतरनाक चीजें इस छोटी बच्ची के साथ क्यों हुई, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। एक्चुअल बात तो ये थी कि ये पूरी दुनिया अब वेम्पायर में कन्वर्ट होती चली जा रही है। सारी चीजें चालू हुई थी कई साल पहले एक वायरस के फैलने की वजह से। ये वायरस किसी चमगादड़ से फैला हुआ होता है जो इतना ज्यादा सक्रिय था कि उसने नॉर्मल इंसानों को वेम्पायर्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट अब तो पूरे पृथ्वी पर 80% इंसान वेम्पायर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो इंसान बचे हुए थे वो किसी भी तरीके से शेल्टर के अंदर रहते। दिन के समय वहां पर बाहर कोई भी नहीं निकलता क्योंकि ऑब्वियस बात थी कि वेम्पायर्स सूर्य की रोशनी में नहीं जा सकते। पर थोड़े समय बाद जब रात हो जाती तो सारे वेम्पायर्स अपने घर से बाहर निकलकर नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते। वेम्पायर्स की एक और खासियत बात है कि इन्हें अपना पेट भरने के लिए इंसानों का ब्लड पीना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई कि अब तो इंसानों की मात्रा बहुत कम होती चली जा रही है। ऐसा अगर होगा तो सारे वेम्पायर्स भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए लगातार कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि वो इंसानों के ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ निकाले। कई वैज्ञानिक वेम्पायर्स इन चीजों पर कई सालों से काम कर रहे थे। अब हमें एडवर्ड नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो कि सबवे से होते हुए अपनी कार से निकल रहा था। एडवर्ड दरअसल एक बहुत ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है। वहाँ पर वो एक रिसर्चर है जो अलग अलग टाइप के मेडिसिन और सॉल्यूशंस बनाता था। एडवर्ड भी एक वेम्पायर था लेकिन उसे इंसानों को चोट पहुंचाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जैसे ही वो अपनी कंपनी के अंदर इंटर करता है तो वहाँ कई सारे इंसान लटके हुए दिखाई दिए थे। यानी कि यहाँ पर इंसानों की फार्मिंग की जाती है। ये पूरी ऐसी कंपनी थी जो अलग अलग जगहों पर इंसानों के ब्लड को सप्लाई करती है। लेकिन उन सभी को भी पता था कि इंसानों का ब्लड एक लिमिट तक मौजूद है, उन्हें इसका सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। अब यहाँ एडवर्ड एक बोर्ड मीटिंग में बैठा हुआ होता है। उस जगह पर कंपनी का सीईओ जिसका नाम चार्ल्स था वो भी मौजूद होता है। वहाँ कई इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी थे जो इस पूरे स्पीच को सुन रहे होते हैं। अब चार्ल्स यहाँ पर सभी को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों के ब्लड के रिप्लेसमेंट को ढूंढने के लिए किए जा रहे होते हैं। पर वो एक कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि अगर किसी वेम्पायर को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना मिले तो उसकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस होने लग जाते हैं। पूरे रिसर्च के दौरान यही पता चला कि किसी वेम्पायर को अगर ब्लड ना दिया जाए कई महीनों के लिए तो उसके कान एकदम नुकीले हो जाते और उनकी बॉडी किसी अलग ही टाइप के क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगती। इन नए क्रिएचर्स का नाम उन्होंने सबसाइडर्स रखा था और अगर उन्होंने जल्द से जल्द कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढी इंसानों के ब्लड का तो एक समय के बाद सभी वेम्पायर्स इसी तरीके के खतरनाक सबसाइडर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एडवर्ड और उसके एक साथी क्रिस्टोफर को ये काम दिया गया था और वो कई समय से ये कर रहे होते हैं बट उनके रिसर्च में कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। एडवर्ड भी बहुत निराश होता है और इस कॉन्सिक्वेंसेस को सुनकर तो वो और चौंक गया था। पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद चार्ल्स यहाँ पर एडवर्ड को अपने साथ प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाता है। एडवर्ड को जब खून से भरी हुई कॉफी दी गई तो वो उसे पीता ही नहीं, उसे ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चार्ल्स एडवर्ड को यही समझाता है कि तुम्हें अब एक्सपेरिमेंट चालू करने होंगे चाहे किसी के ऊपर भी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में भले ही लोगों की जाने जाए लेकिन हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। अब यहाँ एडवर्ड लेबोरेटरी के अंदर अपने साथी क्रिस्टोफर के साथ बैठा हुआ होता है। उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयां बनाई थी जो शायद रिप्लेसमेंट हो सकती हैं इंसानी खून का, लेकिन इसका 100% श्योरिटी वो नहीं दे सकते। इन चीजों के बावजूद भी क्रिस्टोफर अपने साथी एडवर्ड को फोर्स करता है कि वो एक वेम्पायर के ऊपर इसकी टेस्टिंग करे। अब उसी वेम्पायर को लेबोरेटरी में लाया गया जहां दूसरी तरफ चार्ल्स और सारे मेंबर्स बैठकर देख रहे थे। सबसे पहले उस वेम्पायर की बॉडी में वही सॉल्यूशन डाला जाता है जो कि एडवर्ड और क्रिस्टोफर ने मिलकर बनाया था। धीरे धीरे जब वो सॉल्यूशन उसकी बॉडी में गया तो थोड़े समय तक तो वेम्पायर नॉर्मल था, लेकिन फिर उसकी बॉडी में कुछ अनयूजुअल चेंजेस होने लगे। वो लगातार वॉमिटिंग करने लगा और उसकी पूरी बॉडी एकदम अनस्टेबल हो जाती है। अब उसे ठीक करने के लिए वो एक दूसरा सॉल्यूशन लगाते हैं जो कि उसका असर खत्म कर दे। लग रहा था कि वो टेस्टिंग वाला वेम्पायर एकदम नॉर्मल हो जाएगा, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। यानी ये एक्सपेरिमेंट भी उनका बेकार चला गया है और इस सॉल्यूशन का कुछ मतलब ही नहीं। बेचारा एडवर्ड फिर से निराश हो गया था। अब यहाँ एडवर्ड अपने सारे काम खत्म करके वापस अपने घर की तरफ निकलता है कार के अंदर।
अब यहाँ अचानक एडवर्ड की नजर मिरर के ऊपर जाती है जहाँ पर उसके कान एकदम नुकीले हो गए थे। उसकी बॉडी में इस तरीके की चेंजेस बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहे थे। अब इन्हीं चीजों की वजह से सामने से ध्यान उसका हट गया और एक कार उससे टकराने वाली थी, पर एंड मोमेंट पर एडवर्ड ने उस कार को एकदम साइड ले लिया। वो तो टकराने ही वाला था, पर किसी भी तरीके से उसने अपने आप को बचाया, लेकिन वो दूसरी कार जाकर वहां पर खराब हो जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस में एडवर्ड की गलती थी, तो वो चला जाता है देखने के लिए कि उस कार में सभी सलामत हैं कि नहीं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तभी एक लेडी ने उसके ऊपर फायर कर दिया होता है। वो एक क्रॉसबो था जो सीधा एडवर्ड के हाथ में आकर लग गया। अच्छी बात होती है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है और खून पीने पर उसका वो घाव भर भी जाएगा। पता चला कि उस कार के अंदर ऑड्री नाम की एक इंसान और उसके साथ कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं, यानी एक्चुअल में ये सभी इंसान हैं जो बचते हुए यहाँ से निकल रहे थे। अब एडवर्ड जिसे कि इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, वो नोटिस करता है कि वैम्पायर्स पुलिस ऑफिसर की आवाजें आ रही हैं, और अगर वो वैम्पायर्स को पता चल गया कि ये सभी इंसान हैं तो इन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। एक तो पहले से ही पृथ्वी पर इंसानों की इतनी ज्यादा कमी हो चुकी है। एडवर्ड जो कि इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वो ऑड्री और उसके सभी मेंबर्स को कहता है कि उसकी कार में जाकर बैठ जाओ। एडवर्ड ने तुरंत ही सारे कोड्स ऑन कर दिए और अपनी कार की डोर एकदम ब्लैंक कर देता है, यानी इस तरीके से उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वैम्पायर पुलिस ऑफिसर्स जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो एडवर्ड ने उन्हें गलत रास्ता बता दिया कि कुछ इंसान उस तरफ भागे। उन्होंने मेरी कार का भी एक्सीडेंट करा दिया। अब उन पुलिस ऑफिसर्स को यही लगा तो वो आगे निकल जाते हैं उन्हें सर्च करने के लिए। थोड़ी ही देर बाद ऑड्री और बाकी सारे मेंबर्स बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी भी वो एडवर्ड से डर रहे थे। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि एडवर्ड भी बाकी वैम्पायर्स जैसा है। ऑड्री और उसके सभी साथी थोड़ी ही देर में वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं सेफ प्लेस पर जाने के लिए। अब एडवर्ड जब वापस अपने घर की तरफ आता है तो चारों तरफ अनाउंसमेंट होने लगी कि सभी अपने घर के अंदर छुप जाएं, क्योंकि थोड़ी ही देर में सनराइज होने वाली है और अगर जो भी बाहर निकलेगा वो वैम्पायर जलकर बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा। एडवर्ड तो पूरे दिन के काम के थकने के बाद वहाँ आराम करता रहता है, पर तभी उस जगह पर एंट्री हुई उसके भाई की। उसके भाई का नाम फ्रैंकी था, जो इतने सालों बाद वापस लौटा होता है एक मिलिट्री फोर्सेस से। ये वो मिलिट्री फोर्सेस थे जो इंसानों को ढूंढते थे और उन्हें अपने यूज में लाते थे। एडवर्ड तो यहाँ पर डेल्टन को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि दोनों भाइयों में ज्यादा बनती नहीं थी। डेल्टन तो यहाँ पर इसीलिए आया होता है ताकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। उसे तो सिर्फ फालतू की चीजें ही करना पसंद था। डेल्टन अपने बड़े भाई एडवर्ड के लिए एक अच्छा गिफ्ट भी लाया होता है, जो और कुछ नहीं बल्कि होता है 100% इंसानों का ब्लड, और ये ब्लड बहुत ही रेयर पाया जाता है। डेल्टन ने तो अपने और अपने भाई के लिए एक ग्लास निकाली और उसके अंदर ये ब्लड डालने लगा, पर एडवर्ड ने इसे तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि वो इन चीजों को कंज्यूम करता ही नहीं। उसे इंसानों को हर्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ये बातें डेल्टन को समझती नहीं कि एडवर्ड कहता है कि वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो खुद उस कंपनी में काम करता है जो इंसानों के ऊपर रिसर्च करके उनसे सब्स्टिट्यूट बनाती है। आखिर ये कॉम्बिनेशन कैसा है, बहुत ही अजीब लग रहा था, पर एडवर्ड का कहना साफ था कि वो उसका काम है, उसके काम के लिए चाहे वो कुछ भी करे, बट इंसानों को वो चोट नहीं पहुंचाएगा। एडवर्ड ने तो तुरंत ही उस बोतल को फेंकना स्टार्ट किया, पर डेल्टन उसे रोकता है और गुस्से में आकर खुद ही उस बोतल को दीवार पर तोड़ देता है। दोनों के बीच काफी हीट अप मोमेंट क्रिएट हो गया था। डेल्टन तो अब वहां से जाने लगा, पर अब अचानक उसके सामने एक सबसाइडर आ जाता है। ये सबसाइडर वही खतरनाक क्रिएचर था जो वैम्पायर के ऊपर वाला स्टेज होता है जब उन्हें ब्लड नहीं मिलता। वो सबसाइडर तो तुरंत ही जाकर नीचे गिरे हुए ब्लड को पीने लगा और दीवार को भी चाटने लगता है। एडवर्ड भी इससे बहुत ज्यादा डर गया। तभी डेल्टन एक चाकू लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट ऑब्वियस बात थी कि सबसाइडर बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसने तो तुरंत ही डेल्टन को एक हाथ मारा जो पीछे जाकर गिर जाता है। डेल्टन वही अनकॉन्शियस हो गया था। अब यहाँ बारी आती है एडवर्ड की। एडवर्ड बेचारा डरते हुए उस सबसाइडर से कोने में जा रहा था, बट लगता है कि सबसाइडर उसे मार ही देगा। लगातार आवाज देने पर आखिरकार डेल्टन उठ गया और एक चाकू लेकर उस पर हमला करने का ट्राई करता है। इस सबसाइडर के पास कई सारी पावर्स थी। वो अब उन दोनों से बचने के लिए दीवार पर लटक जाता है और हमला करने का ट्राई करता है। डेल्टन और उसका भाई एडवर्ड दोनों साथ में हमला करते हैं। एक उसका ध्यान भटका रहा था तो दूसरे ने हमला कर दिया। कैसे भी करके वो उस सबसाइडर को मारने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब उनके घर में काफी केओस मच चुका था। थोड़ी देर के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स ने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उससे ये पता चला कि ये गार्डनर था जिसे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिला तो वो इतना खतरनाक बन गया। एक पुलिस ऑफिसर तो सबसाइडर के गले पर कुछ तो निशान देखता है। अब ये निशान कैसे थे और क्यों आए ये बिल्कुल नहीं आइडिया। इसकी उन्हें रिसर्च करनी पड़ेगी और पीछे का रीजन पता करना पड़ेगा। पर यहाँ एडवर्ड और डेल्टन जो एक समय पर एक दूसरे से लड़ रहे थे वो एकदम डरे हुए साइड में खड़े होते हैं।
सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं तभी एडवर्ड को कुछ और आवाजें सुनाई दी। वो जब ये देखने के लिए अपने दरवाजे के पास जाता है तो वहां और कोई नहीं बल्कि ऑड्री मौजूद थी जिसने कि उससे गन पॉइंट किया था। ऑड्री ने तो सिंपली एडवर्ड से कहा कि तुम सिर्फ मेरी थोड़ी सी बात सुन लो। उनकी टीम कुछ ऐसे वेम्पायर्स को ढूंढ रही है जिस पर वो भरोसा कर सके और ऑड्री को लग रहा था कि एडवर्ड भरोसे लायक है। तो ऑड्री उसे एक बात बताती है कि तुम जिस तरीके से इंसानों के ब्लड का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, ऑड्री के पास उससे बेटर प्लान है जिसमें कि उन्हें एडवर्ड की हेल्प चाहिए। तो इसीलिए ऑड्री ने एडवर्ड को एक मैप दिया जिसके ऊपर एक लोकेशन मेंशन होती है। कल उसी लोकेशन पर एडवर्ड को वहां पर आना होगा। ये सारी बातें कहकर ऑड्री वहां से चली जाती है। अब एडवर्ड जब अपने घर में आया तो उसका भाई सामने की तरफ होता है। फ्रैंकी तो अब अपने बड़े भाई एडवर्ड से पूछने लगा कि वो लेडी कौन थी जिससे तुम बातें कर रहे थे। एडवर्ड ये चीजें किसी को बताना नहीं चाहता तो उसने ये बात टाल दी, बट शायद देखकर लग रहा था कि फ्रैंकी को शक हो गया है, वो आगे जाकर दखल अंदाजी जरूर करेगा। अगले दिन यहाँ एडवर्ड की कंपनी में न्यू कंसाइनमेंट आता है इंसानों के ब्लड का, यानी वो और ज्यादा बड़े पैमाने पर उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा अगर चलता रहा तो बचे हुए इंसान भी मारे जाएंगे। इन चीजों के बारे में एडवर्ड को पता था। एडवर्ड का बॉस चार्ल्स एडवर्ड के सामने आता है और उसे समझाता है कि हमें ये करना ही होगा। अगर हम उनका रिप्लेसमेंट नहीं बना सकती तो बचे हुए इंसानों को भी मारना होगा। इसके अलावा वेम्पायर्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और अब इंसानों के ब्लड की कमी होने के कारण उनकी कंपनी बचे हुए ब्लड को काफी बड़े पैमाने पर बेच रही है। एडवर्ड बेचारा, उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली नहीं हो रहा था। तभी अचानक एडवर्ड को वो मैप के बारे में पता चला, इसीलिए वो अपनी कार का ट्रैकिंग लोकेशन बंद करके चला जाता है उसी मैप को फॉलो करते हुए। चारों तरफ रोशनी होने के कारण एडवर्ड ने वही कार ली होती है जिसमें पूरी डार्कनेस हो। पता चला कि ऑड्री भी उसी का इंतजार कर रही थी और उसने एडवर्ड को अपनी कार पेड़ के नीचे पार्क करने के लिए कहा, क्योंकि ऑब्वियस बात थी कि पेड़ के नीचे बहुत ही ज्यादा छांव है और उस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है तो एडवर्ड आराम से रह सकता है। एडवर्ड ने तो काला चश्मा और हेड भी लगा दिए थे जिससे निकलकर वो बात करने लगा। तभी उसके सामने लियो नाम का एक आदमी आ जाता है। लियो तुरंत ही एडवर्ड के ऊपर पॉइंट आउट करके कहने लगा कि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मैं पहले वेम्पायर हुआ करता था। अब एडवर्ड को यही लगा कि ये सभी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑड्री उसे समझाती है कि ये सब सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लियो एक वेम्पायर था, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद वो इंसान में कन्वर्ट हो गया। एडवर्ड यही सोच रहा था कि अगर ये चीजें पॉसिबल है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। वो इतने समय से रिसर्च कर रहा है लेकिन अभी तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, पर वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसका भाई फ्रैंकी वहां पर आ जाता है। फ्रैंकी बहुत पहले से ही एडवर्ड का पीछा कर रहा था और उसे शक तो पहले ही हो चुका होता है। उसने तो और भी ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस को वहां बुला लिया था। गन पॉइंट पर लेते हुए फ्रैंकी ऑड्री और लियो को साइड में होने के लिए कहता है, पर तुरंत ही ऑड्री ने उसे धूप में ढकेल दिया जिससे वो जलने लगा था। बट उसके बाकी मिलिट्री फोर्सेस भी वाले वहां पहुंच चुके थे। तुरंत ही अब लियो और ऑड्री एडवर्ड की कार में बैठते हैं और वहां से दूर जाने लगते हैं। मिलिट्री फोर्सेस ने तो लगातार फायर कर दिया था जिससे कि लियो की कार ही डिस्ट्रॉय हो गई। अब किसी भी तरीके से उन्हें आगे जाना होगा, क्योंकि एक बार अगर मिलिट्री फोर्सेस ने उन्हें पकड़ लिया तो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि अब कार के अंदर भी मल्टीपल बुलेट्स फायर करने की वजह से उसके अंदर सूर्य की किरणें आती है। अब एडवर्ड के बॉडी पे अगर किरणें पड़ेंगी तो वो जलने लगेगा। ऑड्री तो अपने हाथों से उसे कंट्रोल भी करती है लेकिन मल्टीपल छेद हो गए थे। अब यहाँ लियो कार को संभालता है और एडवर्ड पीछे जाकर छुपने लगा। किसी भी तरीके से लियो अपने स्किल्स का यूज करते हुए कार को एक कोने पर लेकर जाता है। वहां से एक टूटी हुई ब्रिज गई थी जिससे कैसे भी उसने पार कर लिया और दूसरी तरफ पहुंच गया। मिलिट्री फोर्सेस की एक गाड़ी जब वहां क्रॉस करने की ट्राई करती है तो वो बुरी तरीके से क्रैश होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाकी दो मिलिट्री ऑफिसर्स अपनी कार दूसरी तरफ ही रोक लेते हैं, यानी वो इस तरीके से उनका पीछा तो नहीं कर पाएंगे। लियो किसी भी तरीके से कार को एक सेफ जगह पर लेकर आ गया जहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। अब लियो यहाँ एडवर्ड को एक सच्चाई बताता है उसके बारे में। बात कई साल पहले की थी जब लियो भी एक वेम्पायर हुआ करता था। उसने तो रिसेंटली एक कार भी परचेस की होती है जिसमें सिर्फ कैमरे की मदद से देखा जा सकता है, यानी वेम्पायर जो रोशनी से इतना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो भी दिन के समय कार चला सकते थे। इसी तरीके से एक दिन लियो जब कार चला रहा था तो उसका ध्यान भटक गया और वो सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। थोड़े समय के लिए लियो सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आया था, लेकिन बाद में वो पानी में गिरने की वजह से सब न्यूट्रलाइज हो गई। थोड़ी देर बाद जब लियो बाहर निकलता है तो उसे रोशनी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो खुद को देखा जो पूरी तरीके से एक इंसान में कन्वर्ट हो गया होता है। यानी इस पूरे इंसिडेंट के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे लियो जो एक वेम्पायर था वो एक इंसान में कन्वर्ट हो गया होता है। ऐसी अनोखी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, इसी बात का पता लगाने के लिए वो एडवर्ड के पास आए हैं। एडवर्ड भी अब इन चीजों में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगा, यानी वो ऑड्री और लियो का साथ देने के लिए रेडी है इस पूरे प्रोसेस में।
हमें अब यहाँ पर उस बड़ी सी कंपनी में चार्ल्स को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की फोटो देख रहा था। उसकी बेटी एक वेम्पायर नहीं होती बल्कि वो तो एक इंसान थी, लेकिन उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था बाकी वेम्पायर से, तो उसे दूर जाना पड़ा। अब थोड़ी देर में वहाँ फ्रैंकी आता है जिसने अपने भाई एडवर्ड और बाकी इंसानों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। चार्ल्स भी उससे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी कंपनी और गवर्नमेंट के लिए लॉयल है। चार्ल्स ने फ्रैंकी को कह दिया कि तुम अपने भाई को समझा देना कि अगर वो वापस आना चाहता है तो आ जाए, हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी इंसानों को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। फ्रैंकी ये चीजें समझ जाता है और वो आगे भी इसी तरीके से साथ देता रहेगा। अब हमें एडवर्ड उन दोनों के साथ कार में कहीं दूर जाता हुआ दिखाई देता है। ये एक हाइडिंग एरिया था जहाँ शायद बाकी इंसान रहते थे। वहाँ पहुँचते ही उन सभी की मुलाकात जारविस नाम के एक इंसान से होती है। जारविस दरअसल कुछ ऐसी कम्युनिटी चलाता था जो इंसानों को बचाती थी। किसी भी तरीके से वो बचे हुए इंसानों को इकट्ठा करते और उन्हें किसी भी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करते, क्योंकि इसी तरीके से तो हम इंसान की प्रजाति बच पाएगी। हमें पता चला कि रास्ते में तो एडवर्ड ने ऑड्री की ब्लड भी पिया होता है, क्योंकि अगर वो कुछ ब्लड नहीं पिएगा तो सब साइडर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये उन इंसानों के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात है कि एडवर्ड को प्यासा मत रखो। अब उस हाइडिंग एरिया के अंदर जाने पर वहाँ टर्नर नाम का एक वेम्पायर था। ये वेम्पायर इंसानों के लिए लड़ता था, यानी एक वेम्पायर होने के बावजूद भी इसके अंदर फीलिंग्स थी इंसानों के लिए। तो इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि इंसानों और वेम्पायर्स के बीच के गैप को खत्म कर दिया जाए। एडवर्ड भी अब उन सभी के साथ मिलकर अपनी रिसर्च करने लगता है। वहाँ चार्ल्स की कंपनी में कई सारी मशीन और उसके बनाए गए आर्टिफिशियल इंसान एकदम बेकार जा रहे होते हैं। इस तरीके से तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा और वो टाइम पर अपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चार्ल्स इसी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। अब हमें यहाँ रात के समय सबवे स्टेशन पर एक कॉफी शॉप को दिखाया गया। कॉफी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में ब्लड डाले जाने के कारण कुछ कस्टमर्स एकदम गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने तो वहाँ काम करने वाली एम्प्लॉइज पर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। काफी कियोस मचने लगता है, तो इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स पहुंच गए। उन्होंने तो अपने इक्विपमेंट्स की मदद से उन बदमाश वेम्पायर्स को बेहोश कर दिया। यानी वेम्पायर्स के बीच भी ये हालत खराब होती जा रही थी। अब यहाँ एडवर्ड ने लियो का ब्लड सैंपल लिया चेक करने के लिए कि आखिर उसके अंदर ब्लड सेल्स में क्या मौजूद है। साइड बाय साइड एडवर्ड लियो से पूछ भी रहा था कि जब तुम उस प्रोसेस में थे तो कैसा फील हो रहा था। लियो उसे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एडवर्ड ने जब यहाँ लियो के ब्लड सेल्स में देखा तो पता चला कि उसके अंदर पहले वेम्पायर्स के सेल्स मौजूद थे, लेकिन उनकी मात्रा तो 1% से भी कम हो चुकी है। यानी अब एडवर्ड को किसी भी तरीके से वही सिचुएशन वापस से क्रिएट करनी होगी जिससे कि लियो एकदम ठीक हो गया। अब अपना पूरा काम खत्म करके जब एडवर्ड बाहर की तरफ आता है तो सभी लोग उसे देखकर दूर जाने लगे। ऑब्वियस बात थी कि एडवर्ड एक वेम्पायर है, उसे देखकर नॉर्मल इंसान तो डरेंगे ही। लेकिन ऑड्री एडवर्ड को यही समझाती है कि अगर हम इस गैप को खत्म कर दे तो इसकी कोई जरूरत नहीं हुई। इंसान और वेम्पायर्स एकदम आराम से रह सकते थे। इन्हीं चीजों के बारे में बातें करते हुए अचानक एडवर्ड की नजर एक कंटेनर की तरफ गई। उस कंटेनर के अंदर जाने के बाद पता चला कि ये उसके एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेस्ट जगह है। ऊपर की तरफ से सनलाइट आने के भी रास्ते थे और वो अंदर से कुछ रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो एडवर्ड के कहने पर सभी लोग लग गए उस कंटेनर को बनाने में। यानी वो अपना रिसर्च जल्द से जल्द स्टार्ट करके उसके रिजल्ट देखना चाहते थे। अब यहाँ जारविस रात के समय कुछ लोगों को लेकर दूर जा ही रहा था, तभी फ्रैंकी और उसके मिलिट्री सोल्जर्स ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि चारों तरफ उन्होंने लाइट्स भी ऑन करके रखी थी, लेकिन मिलिट्री सोल्जर्स लगातार फायर करते हुए उन्हें खत्म कर देते। वहाँ पर तो चार्ल्स की बेटी भी मौजूद थी जो बेहोश हो जाती है। अच्छी बात ये हुई कि उसने रेडियो पर सब कुछ बता दिया था, जिससे कि उस हाइडिंग एरिया पर मौजूद सभी लोग चौकन्ने हो गए। वो तो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे होते हैं, लेकिन एडवर्ड लियो और ऑड्री से कहता है कि अब इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने का। तो इसीलिए वो दोनों भी उसके साथ रुक जाते हैं और उस कंटेनर के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अब एडवर्ड के ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट की रोशनी डाली जाएगी और उसे ठंडा किया जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसे कि लियो के साथ हुआ था। कुछ समय के लिए रोशनी और कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा ठंडापन। कई बार ट्राई करने पर उसका कुछ रिजल्ट तो नहीं निकलता, लेकिन थोड़ी ही देर में वो काम करने लगा। एडवर्ड पूरी तरीके से एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। पर थोड़ी देर में पता चला कि वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स आ चुके हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। किसी भी तरीके से लियो और ऑड्री एडवर्ड को लेकर एक सेफ जगह पर छुप गए। उन्हें तब तक वेट करना होगा जब तक ये सोल्जर्स ना चले जाए। चार्ल्स के पास उसकी बेटी को ला दिया जाता है, जिससे कि वो खुद एक वेम्पायर में कन्वर्ट करा देता है। यानी चार्ल्स चाहता था कि उसकी बेटी हमेशा उसके साथ ही रहे। सभी के चले जाने के बाद एडवर्ड और उसके साथी बाहर निकलते हैं और उसने पहली बार सूर्य की रोशनी को महसूस किया था। एडवर्ड तो अपने साथियों के साथ कुछ ऐसे वेम्पायर्स के पास जाता है जो उनकी मदद कर सकते हैं, पर वो भी काफी डरे हुए थे क्योंकि अब तो मिलिट्री सोल्जर्स उन सारे वेम्पायर्स को मार रहे हैं जो ब्लड ना मिलने पर सब साइडर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। उन्हें रोशनी में डालकर पूरी तरीके से जला दिया जा रहा था। प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब एडवर्ड पर उसके ही भाई फ्रैंक
फ्रैंकी ने हमला कर दिया। फ्रैंकी को एडवर्ड मारने ही जाता है, बट फ्रैंकी ने लियो को काट लिया था। अचानक उस जगह पर कुछ तो हुआ जिससे एडवर्ड एकदम रुक जाता है। वो वहां से सीधा अपने आप को सरेंडर करने के लिए चार्ल्स के पास चला गया। पता चला कि चार्ल्स ऑड्री के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, लेकिन एडवर्ड चाहता था कि चार्ल्स उसे काटे, जो कि उसने काट भी लिया था। पर थोड़ी देर के अंदर एक शॉकिंग रियलिटी रिवील होती है कि चार्ल्स एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो चुका है। ये चीज ये एडवर्ड चाहता था क्योंकि उसने नोटिस किया होता है कि उसके भाई फ्रैंकी ने जब लियो को काटा था तो वो भी एक इंसान में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर कोई वैम्पायर ठीक हुए इंसान को काटेगा तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। उस जगह पर बहुत ज्यादा कियोस मचने लगा तो एडवर्ड ऑड्री के साथ भागने लगता है। कई सोल्जर्स उनके सामने आ रहे थे, लेकिन एडवर्ड का भाई फ्रैंकी वहां आकर सभी को रोकता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सोल्जर्स उसे मारने लगे थे और उसका ब्लड पीते हैं, यानी वो भी इंसान में कन्वर्ट होते जा रहे थे। ऑड्री भी कई वैम्पायर्स को मारकर आगे बढ़ती है, पर चार्ल्स जब उसके सामने आता है तो उसे किसी ने मार दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि लियो ही होता है, जो उस जगह पर पहुंच गया उनकी मदद करने के लिए। यानी ये बात साफ थी कि उन्हें पता चल चुका है कि कैसे बड़े पैमाने पर दुनिया के वैम्पायर्स को इंसान में कन्वर्ट कराना है। शायद इससे आगे आने वाली जनरेशन एकदम सेफ हो और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।